स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, गैसेस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैटर की फॉर्म्स में से एक फॉर्म गैसेस है और बाकी की फॉर्म्स जो है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। गैसेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, जिनमें जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सब जानते हैं कि गैस जो होती है इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। इसको जितनी स्पेस मिलती है वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आप जिस कंटेनर में जिस जगह पे रखेंगे वही शेप जो है वो इख्तियार कर लेती है। इसके अलावा आपके पास जो है अगर आप इसकी बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर पाए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गैसेस को, और गैसेस में हमने जो सबसे पहला टॉपिक हमें दिया गया है सिलेबस में, दैट इज गैस लॉस, जो कि आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 41 पे, और हेडिंग आपकी है ये 3.2 हेडिंग है। तो गैस लॉज हमारे पास क्या है? हमने गैस लॉज में हम डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे। ये हम किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो हम देखते हैं। हमारी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं, तो उससे हमारे पास जो भी, अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, तो आपकी गैस की जो भी क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग्स आएंगी। अगर आप इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेट करें, अगर आप टेम्परेचर इनहेंस करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं। फोर्सेस ब्रेक होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की अट्रैक्शन से आज़ाद हो जाएंगे, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रेशर की बात करो, अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो, उस पर प्रेशर लगाते हो, तो क्या होता है, चीजें एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं। अगर आपके पास किसी बॉक्स के अंदर बॉल्स मौजूद हैं, और अगर आप उसको बैग के अंदर बॉल्स मौजूद हैं, और वो एक दूसरे से फासले पे बॉल्स मौजूद हैं, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा बैग। लेकिन अगर आप उसको बाहर से प्रेशर लगाओ, तो क्या होगा, उनकी खाली स्पेसेस आपस में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वो आपस में दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज आपकी गैसेस के साथ है। तो हमारे पास ये जो गैस लॉज हैं वो हमें रिलेशनशिप बताते हैं इन एक्सटर्नल कंडीशंस का, कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, क्वांटिटी ऑफ गैस का, इनका वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो ये जो हमारे पास इनके लिए डिफरेंट लॉज हैं, वो लॉज हमारे पास क्या कहलाएंगे, गैस लॉज कहलाएंगे। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between volume of a given amount of gas and the prevailing conditions of temperature and pressure are called the गैस लॉस। और इन लॉज में हम क्या पढ़ेंगे, हम बॉयल्स लॉ देखेंगे, चार्ल्स लॉ देखेंगे, ग्रैहम्स लॉ देखेंगे, डाल्टन्स लॉ को भी हम देखेंगे। तो ये हमारे पास लॉज आगे किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि आपकी गैस के वॉल्यूम का, उसकी जो अमाउंट है उसका, और जो उसकी कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, उनका आपस में, इन सब पैरामीटर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हम सबसे पहले इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बॉयल्स लॉ के साथ। आप लोग ऑलरेडी बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस लेवल पे हम बॉयल्स लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट पे। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट जो है ये आपको बताती है कि किसी भी गैस की जो गिवन क्वांटिटी है, इसका मतलब है गिवन मैस, यानी आपने मैस क्या रखा है, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसकी मैस, उसकी क्वांटिटी, और उसका टेम्परेचर, इट शुड बी कांस्टेंट। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करें, तो आपके पास क्या होता है, गैस का वॉल्यूम और उसका प्रेशर, ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यानी यहां तक आपने क्या कहा, कि आपके पास किसी भी गैस का, अगर आपने मैस कांस्टेंट रखा है, और अगर आपने उसका टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दो पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे हैं, आपके पास उस गैस का जो वॉल्यूम में तब्दीली है वो क्या होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर की। आप जितना प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे, उसका वॉल्यूम उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर बैग के अंदर बॉल्स पड़ी हैं, तो आप प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, या अगर आपके पास कोई और स्टफ भी अगर अंदर है, तो अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा ही कम होगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड हैं। इस चीज को हम एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू लिख सकते हैं, विच मीन्स कि आपके पास यहां से ये चीज सामने आती है कि आपके पास किसी भी, अगर आपने ये कंडीशन लेट कर ली है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, तो आपके पास V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ।
और अगर आप इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लगाएँगे इक्वल, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा के कांस्टेंट, और अगर आप के को यहाँ रहने दें तो आपके पास ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी पीवी इज इक्वल्स टू के। ये भी आपके पास बॉयल्स लॉ की ही एक कह लीजिए कि उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। एक तो आपके पास ये आ गई ना कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 टू दी प्रेशर, ठीक है। और आपके पास दूसरी फॉर्म इसकी क्या आ गई बॉयल्स लॉ की, दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू के। यानी आपके पास जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, के एक कांस्टेंट है। ये किस तरह से कांस्टेंट है ये अभी आप देखेंगे नीचे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है के। लेकिन कंडीशन आपने माइंड में रखनी है लाजमी कि आपकी जो उसके नंबर ऑफ मोल्स है जो गैस के अमाउंट है वो क्या होने चाहिए, उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर और गैस की अमाउंट फिक्स लेते हैं उसके बाद आप जितना मर्जी प्रेशर की वैल्यूज चेंज करते जाएं, वॉल्यूम में जो चेंजिंग है वो इस हिसाब से होगी कि आपकी ओवरऑल के की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं, बट वी हैव टू कीप द अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर ये दो पैरामीटर्स कांस्टेंट है तो आपके पास क्या होगा कि दोनों ये प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई इनिशियल प्रेशर P है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वॉल्यूम V है, और इसी का अगर आप प्रेशर चेंज कर दें कोई और वॉल्यूम पे ले जाएं, और सॉरी प्रेशर कोई और कर दें जिससे वॉल्यूम भी कोई और हो जाएगा, तब भी आपका K का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बट कौन सी कंडीशन सामने रखनी है, अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर उसका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट रह रहे हैं आप प्रेशर को चेंज करते जाएं, वॉल्यूम में उस हिसाब से चेंजिंग आती जाएगी, लेकिन वो ओवरऑल चेंज इस तरह से आएगा कि आपके के का आंसर क्या आएगा, हर बार सेम आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, चूंकि दोनों के इक्वल हैं तो आप क्या लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से मुराद कोई इनिशियल प्रेशर या वॉल्यूम की वैल्यू है, और 2 से मुराद कोई फाइनल प्रेशर या वॉल्यूम की वैल्यूज हैं। और इस बेसिस पे आप आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिनमें आपको इन टोटल 4 में से कोई से 3 पैरामीटर्स गिवन होंगे और आपको कोई फोर्थ पैरामीटर जो है वो फाइंड करना होगा। हो सकता है आपको P1 V1 गिवन हो और आपको P2 फाइंड करना हो, या इसके अलावा और भी हो सकता है कि इन चारों में से कोई एक चीज आपको फाइंड करने को कही जाए। अब ये जो मैंने आपसे बात कही कि आपके पास एक कांस्टेंट रहता है, आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते भी जाओ तो भी के कांस्टेंट रहते हैं, किस तरह से कांस्टेंट रहता है इस चीज को हम फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपको हेडिंग दी गई है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यहाँ पर आप देखो आपको एक इमेज दिया गया है, इस फिगर के अंदर आपके पास ये एक कंटेनर लिया गया है, इसमें आपको गैस दिखाई गई है। ये इसका जो ये आपको मूवेबल पिस्टन शो किया गया है, यानी जो इसका लिड है वो मूव कर सकता है। और हमने ये ऊपर आपको शो किया है कि प्रेशर कितना लिया है, 2 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर लिया है, और ये 1 डेसीमीटर क्यूब क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके वॉल्यूम को, कि इनिशियली इसका वॉल्यूम जो है वो इतना है। और ये जो आपको साथ दिखाई दे रहा है ये आपके पास है मैनोमीटर है, जो कि आपके पास अटैच किया गया है प्रेशर की रीडिंग को पढ़ने के लिए। अब इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर की वैल्यू क्या है, 2 एटमॉस्फेयर है, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। अगर आपके पास फर्ज कर लीजिए आपके पास ये P1 है, ये आपका P1 और ये आपका V1 जो आपकी इनिशियल कंडीशंस थी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसके ऊपर कंटेनर पे प्रेशर बढ़ा देते हैं। आपका एक ये जो वेट है वो उसका वेट है 2 एटमॉस्फेयर। आपने इस तरह के दो वेट्स रख दिए, एक 2 एटमॉस्फेयर का, दूसरा 2 एटमॉस्फेयर का, टोटल आपका प्रेशर कितना हो गया, 4 एटमॉस्फेयर हो गया। आप ये देखते हो कि जैसे ही अब आपने ये जो आपके प्रेशर की वैल्यू है ये आपकी क्या है, P2 है, कि अब आपने प्रेशर चेंज किया तो आप देखते हो कि अगर आपने 2 टाइम्स प्रेशर बढ़ाया, देखो पहले ऑलरेडी 2 था, आपने उसमें कितना इजाफा किया, 2 टाइम्स का। आप अगर प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ाते हो तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, ओरिजिनल से आधा कम हो जाता है, 1/2 रह जाता है। ये 1/2 आपके पास क्या है, V2 है।
यानी आपने 2 टाइम्स अगर प्रेशर बढ़ाया है तो 2 टाइम्स ही वॉल्यूम क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और अगर आप इस प्रेशर को फर्दर बढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है, ये अब आपके पास P3 है, यानी अब आपके पास प्रेशर की ये कोई थर्ड वैल्यू है। इस थर्ड वैल्यू पे आपके पास ये क्या है, ये आपका हर जो ये आपने ऊपर ये रखा है उसका प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है। अब इसमें आपने क्या किया है, आपने अपने जो 2 एटमॉस्फेयर था उसको आपने क्या कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है। तो आपके पास वॉल्यूम में चेंजिंग भी क्या आएगी, कमी कितनी आएगी, 3 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, V3 की वैल्यू है। अब यहाँ तक जो आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी वो तो क्लियर हो गई कि आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है। प्रेशर आप जो बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब हमने इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी थी, जो आपने पढ़ी थी, जो आपको इसी से ऊपर ब्लू कलर से दी हुई है, जिसमें आपने कहा था कि जो इनका प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम को, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब हम उस बात को जस्टिफाई करते हैं। एंड वन मोर थिंग, कीप इन माइंड कि ये जो सारा आप काम परफॉर्म कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप देख सकते हो आपको हर एक के नीचे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, और दूसरी चीज आपकी क्या कांस्टेंट होनी चाहिए, गैस की क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी सेकंड डेफिनेशन को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी सेकंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी हैं। ये वैल्यू मैंने लिखी है P1 की जो कि 2 थी, P2 की वैल्यू मैंने लिखी जो कि 4 थी, और P3 की मैंने वैल्यू लिखी जो कि 6 थी। P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, 1 डेसीमीटर क्यूब, वो आ गई। P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास V2 की वैल्यू थी दैट वाज 1/2, और जो आपके पास P3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू थी दैट वाज 1/3। आपने इन सारी वैल्यूज को लिखा। आपने कहा कि अब आपने इनका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, यानी आपने पी और वी को मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 2 आंसर आता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर आप पी और वी को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपने ये देखा कि आपके पास सेम गैस थी, आपने उस सेम गैस के लिए टेम्परेचर और उसकी क्वांटिटी सेम थी, आपने प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज ली, आपने वॉल्यूम की डिफरेंट वैल्यूज ली, लेकिन आपका हर दफा जो उनका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो पीवी का प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इट मींस कि जब आप प्रेशर में चेंजिंग्स करते हो तो वॉल्यूम में चेंजिंग इस तरह से होती है कि आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट रहता है पीवी वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से आपके पास ये एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि नीचे आपको और क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं इससे रिलेटेड। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वही कैलकुलेशंस जो मैंने ऊपर टेबल की फॉर्म में लिखी थी, आप सब में देख सकते हो कि आपके पास क्या आ रहा है, 2 डेसीमीटर क्यूब एटीएम जो है वो इसमें हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। और इस तरह से आपका बॉयल्स लॉ जो है वेरीफाई हो जाता है। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है, इसमें आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आपको V1 की वैल्यू दी गई है, T1 दिया गया है, P1 दिया गया है और P2 दिया गया है, T2 टेम्परेचर दिया गया है। और यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। टेम्परेचर चूंकि आपका यहाँ कांस्टेंट रहेगा, आपने बाकी सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इन चारों में से आपको एक पैरामीटर, यानी कि V2 मिसिंग है, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, बाकी पैरामीटर्स दिए हुए, आप गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को आप नाम देते हैं आइसोथर्म का। आइसोथर्म मींस के वो ग्राफ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया जाता है, वो आपका ग्राफ क्या कहलाएगा, आइसोथर्म कहलाएगा। अब आपके पास चूंकि आपने पढ़ा कि बॉयल्स लॉ की कंडीशन ही क्या है कि आप उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं। अब आप अगेन कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास ये ग्राफ एक ऐसे सिस्टम के लिए बनाया गया है जिसमें आपने गैस को लिया है कि सिलेंडर के अंदर, उसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है, उसका लिड मूवेबल है, और उसमें आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। आप उसमें प्रेशर को वेरी करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, अकॉर्डिंगली वेरी करता जाएगा। आपके पास ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आती है। ये ग्राफ की शेप जो डाउनवर्ड आ रही है वो क्या बता रही है, अगर आप देखें ग्राफ में तो इस साइड पर प्रेशर की वैल्यूज क्या हो रही हैं,
इंक्रीज हो रही हैं। इस साइड पर प्रेशर की वैल्यूज के इंक्रीज होने का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पर प्रेशर की कोई वैल्यू होगी, लेट सपोज के 10 होगी, और यहाँ हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई वैल्यू हमारे पास होगी अराउंड 100, यानी इस साइड पर आप देख रहे हो कि वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। और अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो ये देखो अपवर्ड एरो का मतलब है कि इस साइड पर वॉल्यूम की स्मॉलर वैल्यूज होंगी। हो सकता है यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू 5 हो, और यहाँ ऊपर हो सकता है वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 50 हो। अब इस आइसोथर्म से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जब आपके पास, ये मैं इसको ब्लू कलर से लिखती हूँ, ग्रीन से हम लिखते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि फर्ज कर लें कि हम यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखते हैं, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे देखते हैं कि हमारे पास ये कर्व पे कहाँ जाके मिल रहा है, तो ये आपके पास कर्व पे कहीं इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है। ठीक है। और अगर आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू देखें तो वो यहाँ कोई 40 के अराउंड ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जब आपका प्रेशर कम था तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी? हाई थी। और अगर आप यहाँ देखें, इस पॉइंट पे देखो, तो यहाँ देखो कि अगर मैंने 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बात कर रही हूँ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ वॉल्यूम एक्सिस को पढ़ो तो ये यहाँ कहीं आ रहा होगा अराउंड 4। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी प्रेशर की वैल्यू बड़ी थी तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया है? कम। इसका मतलब है कि आप वही बात जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो आप इस आइसोथर्म की हेल्प से बता सकते हैं कि बॉयल्स लॉ चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, इसलिए इसका जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो आइसोथर्म कहलाएगा। कौन से दो पैरामीटर्स के दरमियान होगा? बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। शेप क्या है ग्राफ की? डाउनवर्ड है, कर्व है। और वो आपको कर्व ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप इस साइड पे जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? कम। इनिशियली जब आपका वॉल्यूम कम था, सॉरी, जब आपका प्रेशर कम था, तब आपके वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी? हाई थी। यानी आपको ये ग्राफ जो है वो देख के पता लग रहा है कि इनका रिलेशन क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, सॉरी, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यहाँ पर आपके पास क्या है? कंडीशन क्या है कि गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस और उसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम। अब हम इसकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बाकी ग्राफ्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।